Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और उन वैकेंसीज के लिए जीडीसी यहां पे आपके साथ लेके चल रहा है मॉडल पेपर फॉर द झारखंड फार्मासिस्ट और ये हमारा होने वाला है मॉडल पेपर नंबर 2। इसमें आपको डिफरेंट टीचर्स अपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेके आपको समराइज करके वीडियो दे रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से बात करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन, एनाफाइलेक्सिस इज कंट्रोल्ड विथ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन जिससे हमारा ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है, खासतौर पर अस्थमेटिक पर्सन में होता है और उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, एड्रेनलिन जो ब्रोंकाई को डायलेट करती है। सो एनाफाइलेक्सिस इज कंट्रोल्ड विद द एड्रेनलिन के साथ ये कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अगर बात करेंगे इट इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, मेक इट इजियर टू ब्रीथ एंड रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द स्किन और इसी के लिए तो यहाँ पे एड्रेनलिन दिया जाता है। एड्रेनलिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सारी ड्रग यहाँ पे दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैसे काम करती है? अब देखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, क्विनोलोन क्लास की ड्रग है और क्विनोलोन क्लास की ड्रग क्या करती है, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब डीएनए गायरेज हमारे मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम 4 हमारा इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ऑप्शन में जरा देखो कहां क्या लिखा है, डीएनए गायरेज। जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात करेंगे, एलोप्यूरिनॉल। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारी टेट्रासाइक्लिक क्लोरोफेनिकॉल अमीनो ग्लाइकोसाइड मैक्रोलाइड आ जाएंगी। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करेंगे तो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन ये ड्रग आ जाती है। सो यहां पे आंसर करेक्ट क्या हुआ, डीएनए गायरेज। जितनी भी क्विनोलोन क्लास की ड्रग है वो हमारे किसको इनहिबिट करती हैं, हमारे डीएनए गायरेज को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करती हैं सभी क्विनोलोन या फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की ड्रग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रूप में यूज किया जाता है? आप सिंपल आंसर दोगे सर एंटासिड के रूप में। करेक्ट है, हाँ जी। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज द एंटासिड। हाँ जी, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में नहीं, लोकल एनास्थेटिक तो बिल्कुल नहीं, एंटीडोट फॉर द बार्बिचरेट पॉइजनिंग। अब देखो बार्बिचरेट क्या होता है, हमारी एसिडिक ड्रग होती है और एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग के लिए हमेशा हम यूरिन को एल्कलाइन करते हैं तो वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये हमारा सिस्टमिक नहीं होता, नॉन सिस्टमिक की बात किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड में, खासतौर पर जब अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तब यूज करते हैं। डिप्थीरिया टॉक्सिन्स एक्ट बाय डिप्थीरिया। डिप्थीरिया टॉक्सिन्स की बात करेंगे। अब आपको पता है डिप्थीरिया इज द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया की वजह से होता है और उसके जो हमारी एंटीडोट आती है या उसके लिए जो ड्रग आती है जिसको हम डिप्थीरिया टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो क्या करती है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। Diphtheria toxins mainly inhibit the protein synthesis mainly in the extracellular protein में which is caused due to the Corynebacterium diphtheria और उसी में हमारी ये काम करती है और diphtheria के जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करती है। All of the following are example of the calcium channel blockers except कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 क्लासेस में आती हैं। पहली आती है डाइहाइड्रोपिरिडीन जिसके एग्जांपल है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिपिन वाली क्लास की ड्रग। दूसरी आती है फिनाइल एल्काइल एमीन जहां पे वेरेपामिल देखने को मिलता है और नेक्स्ट हमारी आती है बेंजोथायाजेपिन जहां पे डिल्टियाजिम मिलती है। अब देखो निफेडिपिन है, डिल्टियाजिम है, वेरेपामिल है, लेकिन पायरेनजेपिन के बारे में बात करेंगे तो ये M1 ब्लॉकर होता है, पायरेनजेपिन और टेलेनजेपिन। तो ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं हो सकता है। अब इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया दैट इज द पायरेनजेपिन एंटी मस्कैरिनिक, खासतौर पर M1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होती है। फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन समराइज टाइम पे करने के लिए बहुत इफेक्टिव आपके पास है फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स की थियरी बुक और ऑब्जेक्टिव बुक, दोनों चीजें। और अगर आप प्रिपरेशन को कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं विद कंप्लीट डिटेल, ये दोनों बुक आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल हैं, आप इनको वहां से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन इज
इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाती है, पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होती है, और जब इंसुलिन का रिलीज ज्यादा हो जाता है तो वहां पे चांसेस हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो जाने के। तो क्या हो जाता है भाई, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब नॉर्मली अगर कंट्रोल कर रही है ब्लड ग्लूकोज लेवल तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा यहां पे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। बाकी हाँ, लोकल में बात करोगे तो स्वेलिंग, एलर्जी, एडिमा सब मिलेगा, लेकिन मेनली आप देखोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी सीरियस, इसलिए इंसुलिन को कभी भी दिया जाता है तो कंट्रोल्ड फॉर्म में दिया जाता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका एडवर्स इफेक्ट है सर, क्लोरमफेनिकॉल का है। क्लोरमफेनिकॉल ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है, 50S राइबोसोम पे बाइंड करती है, सारी चीजें आपको याद है। सो क्लोरमफेनिकॉल का एडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिक होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। जैसे टेट्रासाइक्लिन का होता है हमारा फेनकोनी सिंड्रोम आता है, सल्फोनामाइड में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आता है। तो ये यूनिक एडवर्स इफेक्ट हमेशा याद रखिएगा या सिंड्रोम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्योंकि बेबी में क्लोरमफेनिकॉल को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्लोरमफेनिकॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता प्रॉपरली, और बेबी का कलर, बेबी में क्या हो जाता है, क्लोरमफेनिकॉल का डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे डर्मेटाइटिस देखने को मिल जाता है नियोनेट्स में, और वो ग्रे कलर की स्किन हो जाती है। गिवन द फॉलोइंग आर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एक्सेप्ट, और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक को याद रखने के लिए याद रखिएगा केयर। हाँ जी, मैक्रोलाइड बहुत केयरफुल यूज की जाती हैं। तो सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन, ए से एजिथ्रोमाइसिन, आर से रॉक्सिथ्रोमाइसिन और ई से एरिथ्रोमाइसिन। अब देखो, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सभी मेरी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, लेकिन अगर वैंकोमाइसिन की बात करोगे तो ये नहीं है। वैंकोमाइसिन हमारी अलग क्लास में आती है, मेनली ये हमारी सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो यहां पे तो बिल्कुल नहीं आएगी। करेक्ट है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक की क्लास में आता है, वैंकोमाइसिन और टीकोप्लेनिन जिनका सेल वॉल पे काम होता है। बाकी अगर मैक्रोलाइड क्लास के ड्रग की बात करोगे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करती है। विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एक्ट बाय, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ऑब्टेन फ्रॉम द विनकारोजिया, और ये एंटी कैंसर में यूज की जाती हैं, और इनका एक ही काम होता है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो बीटा ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको इनहिबिट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज अरेस्ट बोलते हैं। सो बाइंडिंग विद द प्रोटीन ट्यूबुलिन एंड अरेस्ट द मेटाफेज, हां जी, inhibit the protein synthesis, inhibit the enzyme synthesis नहीं, ए आंसर यहां पे मिलेगा। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन bind with the beta tubulin and inhibit the metaphase arrest, metaphase arrest cause कर देता है। विनब्लास्टिन bind to beta tubulin, disruption of the mitotic spindle, और जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं, अपार्ट एक दूसरे से नहीं जा सकते हैं, मेटाफेज अरेस्ट हो जाएगा और सेल डिवीजन यहां पे नहीं होगा। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, आउबेन, ये सारी ड्रग आप बात करोगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आती हैं, और जिनका एक्शन क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। क्यों सर? क्योंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूनिक एक्शन होता है कि ये क्या करती हैं, हमारे हार्ट रेट को घटाती हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, जो इंडिविजुअल सिर्फ इन्हीं ड्रग में एक्शन मिलता है, और ये हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज किए जाते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, लेकिन हार्ट रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। Which drug should be given along with the levodopa? अब देखो, levodopa पार्किंसन के लिए बहुत अच्छी ड्रग है, ट्रिपल बी क्रॉस कर सकती है, ब्रेन के अंदर हमारे डोपामिन का रिलीज करा सकती है, सब चीजें कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है
कि लिवोडोपा का मेटाबॉलिज्म जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो पेरिफेरली में कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रिपल बी को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए लिवोडोपा को हमेशा कार्बिडोपा के साथ या मैं बोलूं डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर के साथ दिया जाता है। अगर आप डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो कार्बिडोपा और बेंसेराजिड है उनके साथ में दे दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल में लिवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि डोपामिन ट्रिपल बी क्रॉस नहीं कर सकता है लेकिन लिवोडोपा कर सकता है। तो लिवोडोपा ट्रिपल बी क्रॉस करेगा, ब्रेन के अंदर हमारा डोपामिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। सो कार्बिडोपा बेंसेराजिड, हां जी ये दोनों दिए जा सकते हैं। सो राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर, जहां पे हम कार्बिडोपा और बेंसेराजिड दोनों दे सकते हैं लिवोडोपा के साथ में, खासतौर पर ट्रीटमेंट के लिए। हेलोपेरिडोल बिलोंग टू द क्लास हेलोपेरिडोल। जितने भी डॉल वाली क्लास की ड्रग होंगी, मैंने क्या याद कराया है? डॉल ब्यूटीफुल होती है। तो जितने भी डॉल, हेलोपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ब्यूटेरिडोल, जितने भी डॉल होंगी ना, ये सब ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग होती है। सो आंसर हो गया ब्यूटायरोफिनोन। हाँ जी, सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना था। ब्यूटायरोफिनोन, हेलोपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ट्राइफ्लोरिडोल, हाँ जी ये मेरे ब्यूटायरोफिनोन क्लास की ड्रग। सो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी। चलिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हल्के में मत लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है शेड्यूल, द शेड्यूल फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। सो पी से पीरियड और पी शेड्यूल पी, यानी शेड्यूल पी इज रिलेटेड विद द लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग। P1 में पैक साइज ऑफ द ड्रग आता है, P में लाइफ पीरियड आता है, Q की बात करेंगे कलरिंग एजेंट आते हैं यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स एंड सॉप्स। शेड्यूल ए की बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आता है, शेड्यूल सी की बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आता है। पूरा कंप्लीट डिटेल ऑफ द शेड्यूल जरूर याद कर लीजिए, गारंटी है एक दो क्वेश्चन आपको इससे जरूर देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट्री एक्ट कम इन फोर्स ऑन, फैक्ट्री एक्ट कब आया? फैक्ट्री एक्ट 1948 में पास हुआ, लेकिन आंसर मत लगा देना क्योंकि क्वेश्चन में बदलाव है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में पास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आपसे पूछा गया फैक्ट्री एक्ट कम इन फोर्स, फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया? तो आंसर क्या है? 1949। यस, सो फैक्ट्री एक्ट लागू कब किया गया? 1949 में लागू किया, 48 में पास हुआ है। फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ है, लागू भी हो गया है। मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन हमारा 1955। तो सारे एक्ट के ईयर जरूर एक बार देख लीजिएगा। पीसीआई इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी, पीसीआई हर 5 साल में रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। 5 साल बाद उसके जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये चेंज होते हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो बदले जाते हैं हर 5 साल बाद। सो आफ्टर ईच 5 years इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो, 3 टाइप के मेंबर होते हैं। फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट पास्ड ऑन, फूड और एडल्ट्रेशन उसी से तो रिलेटेड फीसी आज की डेट में चलती है ना, और फसी की बात करोगे, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की बात करोगे तो 1954 में हमारा ये पास किया गया। फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट की बात करोगे 1954 में। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो और अच्छा लगा हो। सो बाकी टीचर्स आपसे कंटिन्यू करेंगे, मेरा पार्ट यही था। थैंक यू एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं अब फार्मास्यूटिक्स जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ विच, किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ पैरामीटर को हम यूटिलाइज करते हैं? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैक्टोज, ऑप्शन बी लैम्प्यूल, ऑप्शन सी हार्डनेस ऑफ टैबलेट और ऑप्शन डी जिलेटिन। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लैक्टोज होता है, अगर हम बात करें लैक्टोज को, सॉरी ब्लूम स्ट्रेंथ को हम बात करें, तो ये ब्लूम स्ट्रेंथ जो टर्म है, या कह सकते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ जो कह सकते हैं एक तरीके का इंडेक्स है, वो रिलेटेड होता है आपका किससे? जिलेटिन से रिलेटेड होता है। किससे? जिलेटिन से। ये जिलेटिन के मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ ये मेजर ऑफ रिजिडिटी, ये रिजिडिटी को बताता है, किसकी? जिलेटिन की। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो
ये कोहेसिव क्रॉस स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल का भी एक्सप्लेनेशन करता है। तो कुल मिला के बात है कि ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है वो कोरिलेट होता है किससे, आपके जिलेटिन से, जिलेटिन की क्वालिटी को बताता है। जैसे कि हम बात करें जिलेटिन, डिफरेंट टाइप के जिलेटिन्स होते हैं। जैसे हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टेनिंग के बेस पर जिलेटिन देखा था कि जिलेटिन कितने टाइप का होता है। आपने देखा था कि टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन। उसी तरीके से यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लूम स्ट्रेंथ, जो आपका जिलेटिन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मीडियम ब्लूम स्ट्रेंथ, हाई ब्लूम स्ट्रेंथ, लो ब्लूम स्ट्रेंथ, और उसके हिसाब से हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं कैप्सूल में। जैसे हाई जिलेटिन जो हाई ब्लूम स्ट्रेंथ वाले को हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में यूज करते हैं, और लो ब्लूम स्ट्रेंथ वाले को हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मूव करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि उसकी रिजिडिटी कम होती है। चलिए चेक करते हैं आंसर। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ब्लूम इज टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जेल मोस्ट कॉमनली फॉर द जिलेटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड क्रीम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ OW emulsion, W emulsion, both A and B, none of these। तो देखिए यदि हम बात करें कोल्ड क्रीम या जनरली क्रीम्स को बात करें तो क्रीम्स जो होते हैं, क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शंस। क्रीम्स क्या होते हैं? सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं। क्रीम्स क्या होते हैं? सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं। और यदि हम बात करें इमल्शंस को, आपको पता है कि दो टाइप के इमल्शन होते हैं, OW इमल्शन और आपका WO इमल्शन। OW इमल्शन को यदि हम देखें इसको तो हम वेनिशिंग क्रीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेनिशिंग क्रीम। और वहीं हम WO इमल्शन को देखें, इसको हम कोल्ड क्रीम के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से देखें कोल्ड क्रीम किस टाइप का इमल्शन होगा, तो WO टाइप का इमल्शन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन का? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप की जो अगर हम बात करें क्रीम्स के बारे में बात करें तो ऑयल इन वाटर क्रीम में जो डिस्पर्स फेज होती है वो ऑयल होती है और डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है। वहीं WO अगर बात करें क्रीम में तो डिस्पर्स फेज वाटर होता है और कंटिन्यूस फेज या कह सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम ऑयल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट यूज टू क्लासिफाई विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर्स, ऑल ऑफ दीज। तो हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों? ये ग्लास की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। किसकी क्वालिटी? ग्लास की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर है। चलिए तो आप देख सकते हैं टेस्ट फॉर द हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस आर कैरिड आउट टू डिफाइन द टाइप ऑफ ग्लास। किस टाइप का ग्लास होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ठीक है। अब यहां पर ग्लास कंटेनर जो होते हैं उसके डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट, उसमें से आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होगा, वाटर अटैक टेस्ट होगा। उसके बाद एक हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, आर्सेनिक टेस्ट, थर्मल शॉक टेस्ट, इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट, लीकेज टेस्ट। वहीं प्लास्टिक कंटेनर को टेस्ट करने के लिए वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट, लाइट ट्रांसपेरेंसी टेस्ट और क्लैरिटी और एक्वस एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा स्टेबिलिटी टेस्ट, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट किसके लिए होते हैं? आपके रबर क्लोजर्स के लिए। सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट, लाइट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट और रेसिड्यू ऑन एवोपरेशन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरीली ड्यू टू। वाटर की हार्डनेस किसके कारण होती है? हमें याद रखना पड़ेगा। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम। तो इसको एक चीज याद रखना है, डाइवेलेंट कैटायंस के कारण होती है। किसके कारण होती है? डाइवेलेंट कैटायंस के कारण। तो यहां पर अगर देखें डाइवेलेंट कैटायन केवल एक ही है, कैल्शियम। कैल्शियम की जगह अगर यहां पर मैग्नीशियम भी होता तो वो भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आपके कह सकते हैं कि आपकी वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आया? ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम। यस। चलिए आप देख सकते हैं वाटर की हार्डनेस। आगे बढ़ते हैं। विच इक्विपमेंट यूज टू मिक्सिंग ऑफ पाउडर। पाउडर की मिक्सिंग के लिए, मतलब सॉलिड सब्सटेंस की मिक्सिंग के लिए कौन सा मिक्सर यूज करते हैं? टरबाइन मिक्सर, एगिटेटर मिक्सर, सिग्मा मिक्सर, बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा टरबाइन मिक्सर और सिग्मा मिक्सर जो होते हैं
वो आपके लिक्विड की मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? लिक्विड के लिए। और एगिटेटर मिक्सचर जो होता है वो पाउडर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए दोस्तों? पाउडर के लिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 21 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? बी। यस। तो आप देख सकते हैं पाउडर की मिक्सिंग के लिए टम्बलर मिक्सचर, डबल कॉन मिक्सचर, एगिटेटेड पाउडर मिक्सचर और एयर मिक्सचर। वहीं लिक्विड की मिक्सिंग के लिए प्रोपेलर मिक्सचर, टरबाइन मिक्सचर और आपके पैडल मिक्सचर भी यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन आर यूजुअली स्टोर्ड फॉर। देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में यदि हम बात करें, तो यदि वाटर्स के बारे में बात करें जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज होते हैं, मेनली आपके WFI और SWFI यूटिलाइज किए जाते हैं। तो WFI जो होता है वो आपके प्रिपेयर करने के विदिन 24 आवर्स प्रिपेयर करने के आपको यूज कर लेना चाहिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आपको आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। SWFI के केस में ये सब चीजें नहीं है। तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहां पर GDC लेकर आए आपके लिए मात्र 99 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले टॉपिक वाइज 27 टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज 6 टेस्ट और मॉडल 7 मॉडल पेपर, टोटल 40 आपको टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों इसको आप मात्र 99 रुपए प्राइस पर, आप इस ऑफर प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, GDC क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना, प्रॉपर इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद ये कोर्स आपको 99 रुपए पे के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ कैंपर इज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पल्वराइजेशन, स्लगिंग, ट्राइचुरेशन, इल्यूटरेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो अगर मान लीजिए आपको कैम्फर है, कैम्फर का ट्राइचुरेशन जो होता है डिफिकल्ट होता है। यूजुअली हम साइड रिडक्शन ट्राइचुरेशन मेथड बहुत कॉमन मेथड होती है, लेकिन कैम्फर का जो ट्राइचुरेशन से साइड रिडक्शन बड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे स्लगिंग और इल्यूट्रिएशन, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं। स्लगिंग में क्या होता है, ये आपका टैबलेट मैन्युफैक्चर होता है, तब उस समय हम क्या करते हैं पाउडर मास को कंप्रेस करके एक लार्ज टैबलेट बनाते हैं, तो उसको स्लग बोलते हैं, उस फिनोमेना को स्लगिंग बोलते हैं। इलिट्रेशन जस्ट अपोजिट टू सेडिमेंटेशन, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन यदि हम बात करें कैंपर के लिए, स्पेशली बात करें कैंपर के लिए, अगर आपको साइड रिडक्शन की प्रोसेस अगर यूटिलाइज करना है तो आप कौन सी यूज करोगे? पल्वराइजेशन यूज करोगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन, पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ कैम्फर स्पेशली यूटिलाइज करते हैं हम इसको। यहाँ पे इल्यूट्रेशन इज द प्रोसेस हम पार्टिकल मूव करते हैं जस्ट अपोजिट टू सेडिमेंटेशन। ट्राइचुरेशन से साइज रिडक्शन की मेथड होती है, लेकिन यहाँ पर कैम्फर को नहीं कर सकते। स्लगिंग आपकी टैबलेट फॉर्मुलेशन की एक टेक्निक होती है। चलिए, द शेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मे बी मेड इलास्टिक और प्लास्टिक लाइक बाय द एडिशन ऑफ। इलास्टिक और प्लास्टिक मतलब प्रॉपर इसको फ्लेक्सिबिलिटी देना है, यानी प्रॉपर इसको सॉफ्टनेस देना है, यानी इसको आपको क्या करना है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करना है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इसकी इंप्रूव करना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी इंप्रूव करना है। तो ये सब प्रॉपर्टी को देने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्लास्टिसाइजर या फिर सॉफ्टनर, सॉफ्टनर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं इस केस में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सॉर्बिटॉल, पॉविडोन, PEG, HPMC, इनमें से कौन प्लास्टिसाइजर हो सकता है? सॉर्बिटॉल प्लास्टिसाइजर हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन है प्लास्टिसाइजर का सॉर्बिटॉल। तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉर्बिटॉल। चलिए चेक करते हैं आंसर। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल यहां पर क्या करता है कि जब प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं और जो कैप्सूल की सॉफ्टनेस है उसको इंप्रूव करता है, और एक तरीके से हम बोले सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।
कोलोडियन यूजुअली कंटेन नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, फॉर्मल्डिहाइड, CHO या फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि जो कोलोडियन क्या होता है, एक मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जो एक्सटर्नली अप्लाइड किया जाता है, और इसको एप्लीकेटर की हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इसका जो सॉल्वेंट है वो एवोपरेट हो जाता है और पीछे से एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर होती है नाइट्रोसेलुलोज की। किसकी लेयर होती है दोस्तों? नाइट्रोसेलुलोज की लेयर होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोलोडियन में क्या प्रेजेंट होता है? फिल्म फार्मर के तौर पर नाइट्रोसेलुलोज। तो ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कोलोडियन का डिस्क्रिप्शन है यहां पर। तो यहां पर नाइट्रोसेलुलोज को ईथर एंड एल्कोहल के मिक्सचर में हम डिसॉल्व करके यूटिलाइज करते हैं। टू बेसिक टाइप्स होते हैं इसके, फ्लेक्सिबल टाइप जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग और ड्रेसिंग को होल्ड करने का काम करता है, और ये आपका नॉन फ्लेक्सिबल में थ्योरेटिकल पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सॉलिड प्रिपरेशन, नन ऑफ दीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, ड्रॉप्स क्या होती है। देखा होगा कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें ड्रॉप साइज डोज साइज बहुत कम होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमने एक ऐसा डोजेस फॉर्म बनाया जिससे ड्रॉपर के थ्रू केवल ड्रॉप के फॉर्म में फॉर्मुलेशन निकले और क्वांटिटी ड्रॉप में ही हो, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप इस टाइप का डोज हो, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डोजेस फॉर्म। तो आपको पता है ड्रॉप डोजेस फॉर्म किसके लिए बना रहे हैं? हम पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर देखें पीडियाट्रिक पेशेंट कौन होते हैं? छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे सेमी सॉलिड को लेने में कैपेबल नहीं है, सॉलिड प्रिपरेशन को भी लेने में कैपेबल नहीं होते क्योंकि स्वालोइंग कैपेसिटी नहीं होती, और सेमी सॉलिड तो इंटरनली यूज करती नहीं है। तो ये ड्रॉप जो होती है आपकी लिक्विड प्रिपरेशन होती है। जो स्मॉल किड्स में जो छोटे बच्चे रहते हैं, विटामिन फॉर्मुलेशन आती है इसमें, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के टाइप की फॉर्मुलेशन आती है छोटे बच्चों के लिए। आयरन प्रिपरेशंस होती हैं छोटे बच्चों के लिए, और कैल्शियम प्रिपरेशंस भी होती है, ड्रॉप के फॉर्म में आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। तो ड्रॉप पीडियाट्रिक ड्रॉप स्पेशली लिक्विड प्रिपरेशन होती है और जो कि स्मॉल वॉल्यूम में एडमिनिस्टर कराई जाती है पेशेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सट्रीमली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड, एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड डिटर्जेंट, डस्टिंग पाउडर, टेल्कम पाउडर, इंसफलेशन। तो दोस्तों बॉडी कैविटी की अगर बात करें, देखिए डिटर्जेंट तो ऐसा कुछ पाउडर नहीं होता। टेल्कम पाउडर बात करें तो स्किन पर यूज करते हैं सुपरफिशियल कंडीशन के लिए। डस्टिंग पाउडर को भी हम बॉडी कैविटी के लिए यूज नहीं करते, लेकिन हाँ इंसफलेशंस को जरूर हम क्या करते हैं? बॉडी कैविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर इंसफलेशन को एक्सटर्नली यूज पाउडर है फॉर बॉडी कैविटीज के लिए, इनको इंसफलेशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंसुलिन इंजेक्शन जो रहते हैं वो आपके थर्मोलेबाइल होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको, और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ना ज्यादा हाई टेम्परेचर ना ज्यादा लो टेम्परेचर, तो यहां पर एक मीडियम टाइप का टेम्परेचर, ना कूल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं रखना। तो इसके लिए जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है कोल्ड टेम्परेचर होता है, कहता है कोल्ड टेम्परेचर। तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम स्टोर करते हैं, कितने? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है जो कि कोल्ड टेम्परेचर कहलाता है। इसको आप यूटिलाइज करने के लिए मतलब यूटिलाइज करने से पहले आप इतने टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हो। चलिए ड्रग स्टोर और बिजनेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। One of the basis of ownership industries are following category except option A public sector, option B private sector, option C joint sector and option D manufacturing industry। तो यहां पर देखिए पब्लिक सेक्टर होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जॉइंट सेक्टर भी होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग ही चीज होती है। मतलब वहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये अलग चीज है। ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया पब्लिकली, प्राइवेट और जॉइंट। पब्लिकली मतलब जनता के लिए, आम जनता के लिए। प्राइवेट मतलब किसी मतलब पब्लिकली मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट बेस्ड है। प्राइवेट मतलब इसका ओनरशिप कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति है। और जॉइंट का मतलब है कि जॉइंट का मतलब क्या है कि इसमें 2 से ज्यादा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग चीज हो जाती है। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of source of raw material, agro based industry, mineral based industries, marine based industry, forest based industry, और दूसरा on the basis of size, large scale और small scale, on the basis of ownership, public sector, private sector, joint sector और cooperative sector। लेकिन यहां पर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर हैज टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस बट पब्लिक डज नॉट नो हिम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर तो दिखता है भाई, नॉमिनल पार्टनर ये भी चलेगा, जूनियर पार्टनर ये भी चलेगा थोड़ा, लेकिन सीक्रेट पार्टनर जो होता है वो पब्लिक उसको देखा जाए तो एक्टिव है, इन्वॉल्व है, लेकिन पब्लिक उसको पार्टनर मानने तैयार नहीं है, पार्टनर के तौर पर मानने के तैयार नहीं, क्योंकि उसको उसका काम नहीं दिखता, जो दिखेगा उसी को पार्टनर मानेंगे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, सीक्रेट पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, पर्सन हु टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द अफेयर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। नॉमिनल पार्टनर, ही इज नॉट अ reality a partner of firm but his name used as if he is a member of firm। नॉमिनल पार्टनर मतलब उसका नाम चलता है, उसने अपना कुछ भी पैसा वैसा कुछ नहीं लगाया है। जूनियर पार्टनर, हिज इन्वेस्ट माइनर पोर्शन, ही इन्वेस्ट माइनर पोर्शन में थोड़ा बहुत पोर्शन इन्वेस्ट किया है और इस तौर पे उसको जूनियर पार्टनर बोलते हैं। लेकिन एक्टिव पार्टनर ने ज्यादा काम भी कर रहा है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। चलिए ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये थे आपके फार्मास्यूटिक्स सेक्शन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस के लिए हम लोग नेक्स्ट टीचर्स के पास चलते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हॉस्पिटल फार्मेसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है। अ हॉस्पिटल इज कॉल्ड लार्ज इफ इट हैज डैश बेड। अब यहाँ पर हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन है, कह लीजिए, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ बेड के अकॉर्डिंग। बेड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं हॉस्पिटल को। जैसे कि कह सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पे पूछा गया है लार्ज हॉस्पिटल, मीन्स लार्ज हॉस्पिटल नाम से इंडिकेट है जहाँ बहुत से बेड हो उनको हम क्या कहेंगे, लार्ज हॉस्पिटल कहेंगे। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो, यदि मोर देन 1000, ठीक है, मोर देन 1000 या 1000 यदि बेड है तब उसको हम फिर क्या कहेंगे, लार्ज हॉस्पिटल कहेंगे। वही बात कर लिया हमने मीडियम हॉस्पिटल की। तो मीडियम हॉस्पिटल में क्या कुछ होगा, जब अब यही हो गया आपका 500 से लेकर 1000 तक का हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका मीडियम हॉस्पिटल, और मोर देन 1000 कहलाएगा लार्ज हॉस्पिटल। देन उसके बाद क्या कुछ है, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल हॉस्पिटल की। तो स्मॉल हॉस्पिटल में फिर क्या कुछ हो जाएगा, यही 100 से लेकर 500 तक की बेड हो उनको हम स्मॉल हॉस्पिटल कहेंगे। देन उसके बाद वेरी स्मॉल, जब कभी भी क्या हो 100 से भी कम हो तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, जो कि हॉस्पिटल के बेड के अकॉर्डिंग है कि कितने बेड हैं तो उनको क्या कुछ हॉस्पिटल कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको कि आंसर क्या है, लार्ज हॉस्पिटल के लिए मोर देन 1000 रहने वाला है, क्योंकि देखिए लेस देन 500 हुआ, इट मीन्स क्या हो गया, वो आपका हो जाएगा स्मॉल हॉस्पिटल। ठीक है, 400 to 1000 दिया गया है, यहाँ पे अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 500 to 1000 बोल रहे हैं, मीडियम हॉस्पिटल है ना 500 to 1000, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जा रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1000 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए ये टेबल आपको दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमेशा ही आपको काम में आने वाले हैं। देखिए लार्ज हॉस्पिटल को बेड या फिर 1000 हो या फिर उससे अबो हो, मेनली मीडियम में 500 to 1000 के बीच हो, स्मॉल हॉस्पिटल में 100 to 500 बेड होने चाहिए, तब उसको हम स्मॉल हॉस्पिटल कहेंगे, और वेरी स्मॉल में लेस देन 100 हो तब उसको हम वेरी स्मॉल हॉस्पिटल कहते हैं। आगे चलते जाते हैं। दिया गया है ड्रग प्रोडक्ट that can be purchased without prescription is। ऐसे ड्रग प्रोडक्ट जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यदि दें तब उनको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है नार्कोटिक ड्रग, ओटीसी ड्रग, ठीक है, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए जब कभी भी हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, जैसे कि कोई ड्रग है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं तब उसको क्या कहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग हैं आपने देखा होगा, जैसे कि जनरली आपको कॉमन बुखार आ गया, सर्दी आ गई, खांसी आ गई जनरली, तो आप क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप
अब जाते हैं मेडिकल स्टोर और कुछ कहते हैं कि जैसे कि हमें बुखार है या फिर सर्दी है, खांसी है, तो वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मेडिसिन दे देता है। तो ये सारी मेडिसिन क्या कहलाएंगी? ये मेडिसिन कहलाती है ओवर द काउंटर ड्रग, जिसे हम कहते हैं OTC ड्रग। जैसे कि आप ले सकते हैं एस्प्रिन वगैरह लेते होंगे, पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं, है ना, उनके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे ड्रग को हम OTC ड्रग कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर OTC ड्रग क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब यदि बात करते हैं, चलिए फार्माकोग्नोसिस से कुछ MCQ है जिनको सॉल्व करेंगे। दिया गया है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आर हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। क्या कुछ होता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन? तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑप्टेन कहाँ से होता है। तो ये ऑप्टेन होता है विनका से, ठीक है। ये क्या है? आपका एल्केलॉइड। क्या होता है? एल्केलॉइड्स होते हैं, विनका एल्केलॉइड है, जो कि कहाँ से ऑप्टेन होता है? कैथेरैंथस। ठीक, कैथेरैंथस रोजियस इनका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथेरैंथस रोजियस, विनका रोसिया भी जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जरूर से ये पौधा होता होगा जिसको हम सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार, सदाफूली के नाम से इसको जाना जाता है और इनमें होता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट जो कि यूज होता है किसमें? कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कि ऑब्टेन होता है किससे? कैथेरैंथस रोजियस या फिर विनका रोजिया कह लीजिए। विनका इनका क्या है? मेन कह सकते हैं सोर्स है। किसके लिए? एंटी कैंसर ड्रग होता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये देखिए आपको इमेज के थ्रू अब आइडिया हो गया होगा कि क्या कुछ प्लांट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। जरूर से आपने हर गार्डन में कह लीजिए या फिर अपने घर में इसको पाया ही होगा, जिसकी फैमिली क्या कुछ है? एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ओके, इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये आपको हमेशा ही याद भी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करिएगा। नहीं है बोला गया है, ऑर्गेनाइज नहीं, इट मीन्स हमें अनऑर्गेनाइज्ड को आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए ऑर्गेनाइज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइज का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ऑर्गन से, ठीक है। ऑर्गन जैसे कि आपकी बॉडी में आपके जो ऑर्गन्स है, कह लीजिए लीवर, लंग, हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी के पार्ट है, ठीक है। क्या कुछ है? बॉडी के आखिर पार्ट है वो। वैसे ही जब प्लांट का कोई बॉडी पार्ट जैसे कि लीव्स हो गया, फ्रूट है, कह सकते हैं रूट है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये उनकी बॉडी की पार्ट है, मीन्स ऑर्गन है। और इन्हीं का जब हम डायरेक्टली एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं तब वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाते हैं। पर वहीं पे बात करें जैसे कि इनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट, जैसे कि लीफ से है, लीव्स के जो उनसे डिराइव्ड हो रहे हैं गम वगैरह प्रोडक्ट हैं, लिक्विड हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वो हो जाते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज, जहाँ पर कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर ना हो। ध्यान दीजिएगा, अब ऑर्गन है तो ऑर्गन किससे बनता है? सेल से ही, है ना। बहुत से सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ही क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, ये आप जानते हैं। तो आखिर जिनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर हो, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर किसका हो सकता है? या फिर फ्रूट का होगा, लीफ का होगा, बार्क का होगा, रूट का होगा, है ना। तो ये इनका क्या होगा? एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर होंगे। पर कोई लिक्विड का, कोई मिल्क का क्या स्ट्रक्चर होता है? नहीं होता। तब वो क्या कहलाएंगे? वो अनऑर्गेनाइज्ड कहलाएंगे, जिनका कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है, जब कभी भी हम लोग लीफ, बार्क, रूट, फ्रूट इनका जब यूज़ करते हैं तो वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, लीव्स भी ऑर्गेनाइज है, फ्रूट भी, फ्लावर भी। बट गम की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये प्लांट के पार्ट से डिराइव्ड होते हैं, है ना, टीयर लाइक होते हैं, कोई उनका शेप नहीं होता। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके होंगे अनऑर्गेनाइज्ड। और हमें पूछा गया था क्या कुछ कि हमें अनऑर्गेनाइज्ड को ही आइडेंटिफाई करना है अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पर नॉट दिया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गम्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे और चलते जाते हैं, चलिए। और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का डेफिनेशन हमने देख लिया है। आगे चलिए। सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग, दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इज यूज्ड मेनली फॉर ड्रग कंटेनिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? जो एग्जॉस्टेड ड्रग है। अब एग्जॉस्टेड ड्रग क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। जहां पर मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पहले ही क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया हो, ठीक है। मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पहले ही निकाल दिया गया है उस फ्रूट या फिर कह सकते हैं रूट, कोई भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं उससे।
उसके बाद उनका जो बचा हुआ कह सकते हैं राख है या खाद है, उनको क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है वेस्ट मटेरियल को, जिनमें कुछ भी मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। जैसे कि बात कर ले हम लोग टी की, ठीक है, टी की बात कर ले, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लो की बात कर लें, तो इनमें क्या किया जाता है, इनका जो मेन वोलेटाइल ऑयल है, मेन एक्टिव केमिकल को, जैसे कि आपने देखा होगा चाय की टपरी वगैरह में क्या किया जाता है, कई बार उनको उसी टी को यूज़ किया जाता है ना। ऑलरेडी जब उनका यूज़ हो चुका है, उनमें जो मटेरियल है वो निकल चुका है, फिर जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर से पर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर वो सारे क्या कहलाएंगे, एडल्ट्रेशन, ऐसा जो कि क्या है एग्जॉस्टेड ड्रग का, जहाँ पर मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, उनका जो मटेरियल बचा हुआ है, राख कह सकते हैं, उन्हीं का यूज़ किया जा रहा है, तो वो एग्जॉस्टेड ड्रग कहलाएंगे। ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं जो कि पूरी। तो इन प्रकार के एडल्ट्रेशन मेनली किस में होंगे, तो ये आपके टी हो गया, क्लो, और ये सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल होते हैं, जो कि इजली से क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाती हैं। तो ये होंगे आपके वोलेटाइल ऑयल में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वोलेटाइल ऑयल। आगे चले, इजी क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए जाएंगे आपको आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में। जरूर से थोड़ा सा ध्यान से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को स्टडी करना होगा, इजिली आप आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। आगे चलिए, चूज द राइट स्केलेटन फॉर सिनकोना एल्केलाइड्स। ठीक है, सिनकोना एल्केलाइड का क्या कुछ राइट स्केलेटन मीन्स क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या कुछ होता है, देखिए इमिडाजोल दिया है, क्विनोलिन दिया है, ट्रोपेन दिया है और आइसोक्विनोलिन दिया गया है। तो पिलोकार्पिन की बात करें, देखिए पिलोकार्पिन क्या होता है, इमिडाजोल एल्केलाइड होता है, एकमात्र इमिडाजोल एल्केलाइड क्या है, पिलोकार्पिन, ये पहले ही क्लियर हो जाइए। अब बात करते हैं क्विनोलिन। तो क्विनोलिन से आपको एक ट्रिक लगाना है, क्या है, क्वीन है जो कि कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल जाती है, क्या लेकर, कैप लेकर या कैम लेकर, ऐसे करके आप याद करिए। ठीक है, तो सिनेमा हॉल से क्या याद रखना आप लोग, सिनकोना याद रखना, और कैंप कह लीजिए या कैप कह लीजिए, उससे कैंपोथिका याद रखना। ठीक है, कैंपोथिका याद रख लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, क्विनोलिन के जो एल्केलाइड है वो याद रहेंगे। क्या कुछ था, क्वीन है जो कि सिनेमा हॉल जाती है, क्या कैप लेकर कह लीजिए या कैंप में जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रहेंगे क्विनोलिन। अब बात करते हैं ट्रोपेन एल्केलाइड। ट्रोपेन एल्केलाइड को कैसे याद रखेंगे, BDS कॉलेज में क्या हो रहा है, DCA की पढ़ाई होती है। ठीक है, BDS कॉलेज में DCA की पढ़ाई होती है, तो B से हो जाएगा बेलाडोना। ठीक है, D से क्या हो जाएगा, धतूरा। S से क्या हो जाएगा, स्टामोनियम। ठीक है, और D से आपका डुबोसिया, C से कोका। ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे। क्या कुछ है कि ये BDS कॉलेज में DCA की पढ़ाई होती है, इससे आपको याद रहेगा कि ये ट्रोपेन एल्केलाइड्स होती हैं। आइसोक्विनोलिन की बात करेंगे तो आपको आइसोक्विनोलिन में क्या कुछ याद रखना है, I से आपको इपिकैक याद रखना है। ठीक है, S को आप C से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और C से आपको क्या याद रखना है, क्यूरारे। ठीक है, C से क्यूरारे याद रखना, और O से आपको ओपियम याद रखना है। 3 ही ड्रग आते हैं किसमें, आइसोक्विनोलिन में। तो ऐसे ट्रिक लगाकर याद रखेंगे, आपको पूरे क्लासिफिकेशन याद रहेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्विनोलिन, जो कि होता है क्विनिन, आपके क्विनिन जिसमें प्रेजेंट होता है क्या, सिनकोना में। तो ये आपके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, इसको याद रखिएगा। ट्रोपेन का हमने ट्रिक देख लिया, क्विनोलिन का ट्रिक देखा, आइसोक्विनोलिन का देखा, इंडोल का बचा हुआ है। चलिए इंडोल के लिए भी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, ताकि हमेशा ये जो इंपॉर्टेंट है, मेन जो आपका यहाँ पर दिया गया पूरे मेन है, यही इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो अब यदि हम बात करें इंडोल एल्केलाइड को याद रखने का क्या कुछ टिप है, नाइपर। ठीक है, जानते हैं आप लोग रिसर्च सेंटर है हमारा नाइपर, तो आपको नाइपर से ये ट्रिक याद रख लेना है। एन से क्या रहेगा, एन से आपका नक्सोमिका। ठीक है, आई से क्या याद रखना है, विनका। विनका में आई दिया गया है ना, तो इसको विनका को याद रख लीजिए। पी से आपको फिजोस्टिग्मिन याद रखना है। ई से क्या याद रखना है, इर्गॉट याद रखना है, और आपके आर से राउल्फिया। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नाइपर पूरे इंडोल एल्केलाइड के लिए करेक्ट एक ट्रिक आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, और क्या कुछ है, तो देखिए, और साथ ही साथ आपको झारखंड फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन सीरियसली अच्छे से करनी है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। GDC क्लासेस की ओर से आपको 40 MCQ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज 27 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज 6 टेस्ट और मॉडल पेपर 7 टेस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। जरूर से GDC क्लासेस आप डाउनलोड करिए।
आपको कोर्स में जाना है, देन आप झारखंड फार्मासिस्ट लिखते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, फिर वहाँ पर से जाकर आप इसे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर से आपको इनको देखिए फार्मासिस्ट की इतनी अच्छी वैकेंसी आई हुई है तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ज़रूर से इनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आगे चलते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कोलेरा इज, ठीक है, कोलेरा क्या कुछ है तो कौन सी डिसीज में आएगा, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है और प्रोटोजोअल है। तो कोलेरा जनरली किससे होता है, गंदे पानी वगैरह से होता है। जब कभी भी हम लोग बहुत ही इन्फेक्टेड जो वाटर है उसको कंज्यूम करने लगते हैं या फिर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तब जाके कोलेरा जैसी कंडीशन आती है, जिसमें मेनली क्या होता है, स्टमक में बहुत पेन होता है, डायरिया जैसी कंडीशन आ जाती है। तो ये क्यों होता है, मेनली ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। कोलेरा क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण ही मेनली होता है। और चलिए साथ ही साथ देखते हैं जो कि मेनली विब्रियो कोलेरी से होता है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, कोलेरा से विब्रियो कोलेरी याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमको जरूर से ये टेबल याद, ये जो फ्लो चार्ट दिया है उसको जरूर से याद रखना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज क्या क्या है तो प्लेग है, डिप्थेरिया है, कोलेरा है, टाइफाइड है, न्यूमोनिया, ये सारे किस में आते हैं, डाइसेंट्री है, जैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। वही बात करेंगे वायरल डिसीज तो आप जानते हैं कॉमन कोल्ड हो गया, मम्स है, चिकन पॉक्स वगैरह कह लीजिए, ठीक है, या फिर चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये सारे मिसल्स, मम्स ये आते हैं आपके किसमें, वायरल डिसीज में आते हैं। फिर यदि बात करते हैं फंगल डिसीज, कैंडिडियासिस आता है, ठीक है। कैंडिडियासिस मीन्स आपने देखा होगा जो जैसे घमोरी वगैरह कहते हैं जिसको, ठीक है, सर्कल हो जाता है बहुत ही, तो उसको क्या कहते हैं, कैंडिडियासिस कहते हैं। एंथेलेट फुट जो कि मेनली पैर में, पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें क्या होता है, छिल जाता है, पूरा इन्फेक्शन हो जाता है उसको, वो क्या होता है, एक प्रकार का फंगल डिसीज़ है ना। ज़रूर से आपने देखा होगा गाँव वगैरह में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, बरसात के टाइम में भी। अब आते हैं प्रोटोजोअल डिसीज, तो आप जानते हैं मलेरिया है, एमोबिएसिस है, साथ ही साथ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं और काला आजार, ये सारे प्रोटोजोअल डिसीज में आते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होता है। हेलमिंथिटिक डिसीज क्या है आपका, एस्केरियासिस और आपका फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस जिसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं, जहाँ पर पैर आपका क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये सभी अलग अलग जो डिसीज़ हैं वो किन के कारण होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल है कि प्रोटोजोअल है, इनको आपको जरूर से ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। आगे चलेंगे, इम्यूनोग्लोब्यूलिन विच इज प्रेजेंट इन बॉडी सेक्रेशन इज, ठीक है, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। अब देखिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होते हैं, ये हमारे एंटीबॉडीज़ हैं जो कि क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करती है। कोई भी बाहर से यदि कोई केमिकल, कोई पैथोजेंस है या फिर कह सकते हैं कोई भी आपके ऐसे एजेंट, केमिकल या फिर कहेंगे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरल या फिर कोई पोलन या फिर कोई डस्ट जिससे कि हमारी बॉडी को हार्म हो, तो ये क्या करता है, हमारा एंटीबॉडी जनरेट होता है और इनके अगेंस्ट लड़ता है, डिफेंस करता है, जिससे कि हमें कोई डिसीज़ और डिसऑर्डर ना हो। तो ये हमारा क्या होता है, ये होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ही होती हैं। तो हमारी बॉडी में जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, एंटीबॉडीज़ IgD, IgA, IgM और IgG, ठीक है, ये 5 होते हैं। तो देखिए अब बात करें यदि बॉडी के सेक्रेशन मीन्स जो सेक्रेशन में प्रेजेंट हो उनमें क्या कुछ एंटीबॉडी होती हैं, तो वो होता है आपका IgA, ठीक है। चलिए एक अच्छे से क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से एंटीबॉडी से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये भी बात करेंगे IgG सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में यदि पूरे एंटीबॉडीज़ की बात करें तो IgG सबसे ज़्यादा होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, गामा हैवी चेन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या कुछ होता है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। इट मीन जो बेबी, जब कभी भी कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उनकी बेबी तक वो पहुँच जाता है, प्लेसेंटा को कॉल कर लेता है, ये क्रॉस कर लेता है ये, ठीक है। IgE की बात करेंगे तो IgE मेनली बॉडी के जितने भी सेक्रेशन है जैसे कि सलाइवा है, टीयर है, आपका मिल्क है, तो इनमें प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडीज। ओके, IgM की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका मेनली एंटीजन रिसेप्टर बीटा सेल सरफेस में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ क्या कुछ है इनकी बात करेंगे तो ये आपका फर्स्ट बार इन्फेक्शन, जो कभी भी इन्फेक्शन हुआ तो फर्स्ट जो आपका प्राइमरी कह सकते हैं रिस्पॉन्स कौन सा एंटीबॉडी शो करेगा, तो आपका IgM ही शो करता है। अब यदि बात करते हैं IgD, तो IgD मेनली क्या करता है, प्रेजेंस होता है किसमें, बीटा सेल्स के सरफेस में ही प्रेजेंट होता है और एक्टिवेट करता है किनको, जो बीटा सेल है, बी सेल हैं, उनको क्या करता है, एक्टिवेट ये
करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी सेल और टी सेल आप सभी जानते हैं ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो बी सेल को क्या होता है, ये एक्टिवेट करता है। बात करेंगे आईजीई। आईजीई क्या है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह के लिए, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस के लिए मेनली आईजीई रिस्पॉन्सिबल है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मास्ट सेल वगैरह में होते हैं, और जो जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईजीई एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे गए थे हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज NaOH, ये आपका कॉमन नेम क्या इसका होता है, स्लेक्ड लाइम होता है, स्प्रिट ऑफ सॉल्ट होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, या फिर क्विक लाइम होता है। तो चलो सभी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं। स्लेक्ड लाइम हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका क्या कहलाता है, स्लेक्ड लाइम कहलाता है। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स आप बोलते हैं HCl को, इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नेम भी क्या होता है आपका, म्यूरिएटिक एसिड होता है, इसी को ही हम म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, HCl को ही। कॉस्टिक सोडा इसी को ही आप बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से बोलते हैं। और क्विक लाइम क्या होता है, देखो ये होता है आपका, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था कॉस्टिक सोडा के बारे में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहां से करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम अदर जो कॉमन नेम से जानते हैं वह क्या होता है आपका, कॉस्टिक सोडा कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक बार देख लीजिए, आपके सभी यहाँ पे मेंशंस किए गए हुए हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने बोला स्पिरिट ऑफ सॉल्ट से बोलते हैं, अदर नेम इसका एक और क्या है, म्यूरिएटिक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स बिलो 7.3 द कंडीशन इज टर्म्ड एज, अगर ब्लड की जो पीएच है वो 7.3 से क्या हो जाती है, बिलो आ जाती है, तो आपको कौन सी कंडीशंस कहलाएंगी, वो इनमें से देखो। आपको पता है कि जो पीएच होती है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। भाई अगर पीएच की वैल्यू कम है इट्स मींस कि एसिडिटी क्या है, उसकी ज्यादा हो जाएगी, और अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा है इट मींस कि उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी आपका। तो चलो सॉरी, आपका पीएच का वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिटी कम, पीएच की वैल्यू कम तो एसिडिटी ज्यादा। अगर बिलो हो रही है 7.3 से, आपकी क्या हो रही है, यहां पे पीएच नीचे की ओर जा रही है, मींस 7.2 7.1, तो आप क्या कर रहे हो, पीएच कम करते जाओगे तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। मींस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है। ब्लड में पीएच क्या होना, अगर बिलो हो रहा है, देखो नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो आता है आपका 7.35 से 7.45 के नियर अबाउट, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल आपका ब्लड का पीएच होता है। अब अगर क्या होगा, इसके बिलो जाएंगे इट मींस कि आप वहां पे उसमें एसिडोसिस क्रिएट कर रहे हैं, और आपका क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी एसिडोसिस कंडीशन आप इसको बोलते हैं। देखिए यहां पे क्या है, नॉर्मल ब्लड की पीएच 7.3 से 7.45 होती है। अच्छा, ब्लड की पीएच अगर 7.3 से जाएगी तो आपका क्या होगा, इसको आप एसिडोसिस क्रिएट बोलेंगे। और अगर ब्लड की पीएच 7.3 से अबव जा रही, मींस 4.5 या फिर 8 तक पहुंच गई, तो ये क्या है, एल्कलोसिस होती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, बट 7.5 से अगर अबव गई तो एल्कलोसिस बोलते हैं, और 7 से बिलो जाना और 7.8 से अबव जाना आपको फैटल हो सकता है, डेथ भी यहां पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इनहेलेंट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर्स। फायर एक्सटिंग्यूशर्स में आपका इनमें से कौन सा इनहेलेंट यूज किया जाता है, कौन सी गैस है जो आपकी यहां पे बेसिकली यूज की जाती है। तो देखो अगर आप यहां ऑक्सीजन रखोगे तब तो ऑक्सीजन और क्या करेगा, फायर को प्रमोट करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये आपकी लाफिंग गैस होती है।
आर्गॉन हो गई या फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका CO2 होता है, यही क्या होता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है, और ये क्या करता है आपके वेल्डिंग्स में भी, और वो फायर एक्सटिंग्विशर्स दोनों में ही क्या करते हैं आप इसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है यहाँ पे फायर को रोकता है, फायर को आगे फर्दर बढ़ने से रोकता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी फायर एक्सटिंग्विशर्स में गैस। यहाँ पे सभी के देखो यूजेस भी दिए गए हुए हैं, एक बार जरूर आप इनको देखिएगा। ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल, ब्रेजिंग, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ स्टील्स एंड अदर मेटल, रॉकेट प्रोपेलेंट, ऑक्सीजन थेरेपी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, स्पेस फ्लाइट एंड डाइविंग, इन सभी जगहों पर आप ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। तो जरा एक बात बताइएगा, जब आप स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं तो वो जो सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन के साथ और भी कोई गैस होती है क्या, और क्यों होती है, ये मुझे आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है लाफिंग गैस होती है, प्रोपेलेंट के जैसा यूज करते हैं, और आपका ऑक्सीडाइजर होती है रॉकेट मोटर में। साथ साथ सबसे पहली बार आपने इसको डेंटिस्ट्री में यूज करते हुए देखा था, होरेस वेल्स ने आपका इसको यूज किया हुआ था एज अ एनेस्थेटिक एजेंट भी। आर्गन जो होती है ये आपकी क्या होती है, इनर्ट शील्डिंग गैस होती है, जो कि वेल्डिंग एंड अदर हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आप इसको यूज करते हैं ड्यू टू इट्स इनर शील्डिंग इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसको आप यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अमोनियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज। जो अमोनियम कार्बोनेट होता है इसको आप अदर किस नेम से जानते हैं, बेकर्स अमोनिया, एक्वस अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, चाहे आप एक्वस अमोनिया की बात करो, चाहे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों तो एक ही बात है, ये तो आपकी एक ही बात है। दोनों को ही एक्वस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसी को ही आप बोलते हैं यहां पे। नेक्स्ट बात करते हो अगर बेकर्स अमोनिया की। बेकर्स अमोनिया क्या होता है, देखो ये होता है आपका अमोनियम कार्बोनेट। ये क्या होता है आपका अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये हो गया आपका CO3। एक मिनट रुको, ये रहा आपका NH4 CO3, ये होता है फ्रॉम 2 टाइम्स। इसका स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है O- और यहाँ होता है NH4+, और यहाँ भी होता है एक NH4+। ये होता है आपका अमोनियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। इसको क्या करते हो आप, जैसे ही जरा सी भी हीट पाता है, ये जैसे ही हीट पाता है, थोड़ी सी भी हीट मिलती है यहाँ पे, तो आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस के फॉर्म में, और आपको CO2 गैस यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, और वाटर, ये 3 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ये जो CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, इस वजह से इसको आप स्टार्टिंग में बहुत पहले आप इसको बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाया करता था, ताकि ये क्या करता था, फ्लफीनेस जो आती थी, फोमिंग एजेंट जो प्रोवाइड करता था, जिसको हम लेवनिंग एजेंट बोलते हैं, यही आपका CO2 यहाँ पे यूज किया जाता था। हालांकि अभी आप पता है इसको आपने यूज कर दिया है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं उसके साथ में। तो आपका बेकर्स अमोनिया क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम सोडियम कार्बोनेट और बेकर्स अमोनिया दोनों के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अमोनियम कार्बोनेट, इसको हम बेकर्स अमोनिया बोलते हैं। एक्वस अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसको हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ही लिए यूज करते हैं, कॉमन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री का। तो यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉस्फेटाइडिक एसिड। जो आपका फॉस्फेटाइडिक एसिड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लाइसेरॉल फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड कोलिन, या फिर ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो देखो यहां पे आपका प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, जो कि एक ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल के स्केलेटन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ यहां पे होते हैं फैटी एसिड के भी मॉलिक्यूल्स। तो जो आपका फॉस्फेटाइडिक एसिड होता है इसमें आपका ग्लिसरॉल भी होता है, फैटी एसिड भी होता है, और साथ साथ में फॉस्फोरिक एसिड, तीनों ही चीजें आपकी क्या होती हैं, प्रेजेंट हुआ करती हैं। ये तीनों से ही आपका क्या बनता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड में आपको मिलता है। देखो यहां पे क्या है, इसका स्ट्रक्चर को देखो, यहां आपका ये जो सेगमेंट है ये आपका किसका आया हुआ है, ये आपके फॉस्फोरिक एसिड से आया हुआ था, H3PO4 से आया हुआ था। नेक्स्ट आप बात करते हो, ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, देखो जरा यहां पे CH2 CH2 CH2, यहां भी OH OH OH, ये आपका क्या था,
ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर रहा है, और ये आपके दो आपके क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, फैटी एसिड से आपका रिएक्शन हुआ है, तो ये आपका क्या होता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड आपका यहाँ पे बन के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ एल्कैप्टोन्यूरिया द पेशेंट्स एक्सक्रीट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन। जो एल्कैप्टोन्यूरिया होती है, ये इस केस में आपका जो पेशेंट है वो किसका यहां पे एक्सक्रीशन में अमाउंट बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ेगा, आपका एल्बुमिन होगा, एल्बुमिन का बढ़ेगा, होमोजेंटिसिक एसिड का बनेगा बढ़ जाएगा, या फिर बाइलोरुबिन का बढ़ेगा। तो देखो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ेगा तो ये तो एसिडोसिस का क्रिएशन होगा, ठीक है ना, यहां पे तो आपका एसिडोसिस क्रिएट होगा। एल्बुमिन अगर इंक्रीज करेगा तो यहां एल्बुमिन यूरिया बन जाएगा आपका केस, ठीक है ना, एल्कैप्टोन्यूरिया की बात हुई है तो यहां पे तो क्या होगा, एल्बुमिन यूरिया हो जाएगा। बाइलोरुबिन का अगर केस बढ़ता है तो बाइलोरुबिन यूरिया हो जाएगा आपका यहां पे। लेकिन ये जो होमोजेंटिसिक एसिड होता है ये आपका अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में आपका क्या कहलाता है, ये कंडीशन ये कहलाएगी आपकी एल्कैप्टोन्यूरिया। और ये जो आपका एल्कैप्टोन्यूरिया होती है ये क्या होती है, आपका रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज होती है। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहां पे, करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या होता है आपका, करेक्ट हो जाएगा कि होमोजेंटिसिक एसिड का अगर यहां पे क्या होता है, आपका अमाउंट इंक्रीज करता है आपके यूरिन में, तो उस केस में आपका एल्कैप्टोन्यूरिया आपका कॉज होगा। एसिडिटी आपका अगर हाइड्रोक्लोरिक बढ़ती है तो उस केस में एसिडिटी। एल्कैप्टोन्यूरिया हो गया, हमने बोला था जब एक्सेसिव अमाउंट में होमोजेंटिसिक एसिड क्या होता है, एक्सक्रीट हो रहा है। और एल्बुमिन यूरिया हो जाएगा इन केस ऑफ एल्बुमिन अगर इन यूरिन में है आपका एक्स्ट्रा, और अगर बाइलिरुबिन की अमाउंट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बाइलिरुबिन यूरिया हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, सारे केसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द पिगमेंट इन द रॉड सेल्स ऑफ आई इज कॉल्ड एज। जो रॉड सेल्स होते हैं आई में, रॉड सेल कॉन सेल्स जो होते हैं, तो उसमें जो रॉड सेल्स हैं उसमें आपका कौन सा पिगमेंट इनमें से प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ये तो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, मिलेनिन ये आपका पिगमेंटेशन का होता है, पिगमेंटेशन लेकिन किसकी, ये आपकी हेयर की और साथ साथ आपके स्किन की पिगमेंटेशन में यूज किया जाता है मेलेनिन जो होता है, तो ये आपका आई के सेल्स में तो नहीं है। नेक्स्ट बनता है आपका क्या, रोडोप्सिन्स। ये रोडोप्सिन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, यही आपके रॉड सेल्स में पाए जाते हैं, यही आपके रॉड सेल्स में पाए जाते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन ही क्या होगा आपका यहां पे, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोडोप्सिन। देखो यहां पे सभी के बारे में दिया हुआ है, रॉड आर फोटोरिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना ऑफ द आई, जिसके अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन हमने बोला ब्लड में हो गया, मिलेनिन कहां पे हो गया, जो कि आपके बॉडी और आपके हेयर का पिगमेंटेशन करते हैं। आइडोप्सिन जो होते हैं लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं वॉयलेट कलर के, जो कि फाउंड होते हैं कोन सेल्स में। ये कहां पे पाए जाते हैं, कोन सेल्स में। रॉड सेल्स में आपके रोडोप्सिन्स हो गए, और आइडोप्सिन्स कहां पे होते हैं, कोन सेल्स में आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले जल्दी से एक क्विक रिकॉल अगेन हम बता देते हैं आपको। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस, किसी भी आपका, चाहे आपका सेंट्रल का हो या फिर आपका किसी स्टेट लेवल का हो, उन सभी के प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई ये बुक है, जिसका नाम है फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप। देखो इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, और 2 पार्ट्स में हमने यहाँ पे जो भी सिलेबस है उन सभी का आपका थ्योरी एज वेल एज आपका ऑब्जेक्टिव दोनों के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको प्रिपेयर किया गया हुआ है, जहां आप एक बुक से टोटल जो भी आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप सीखेंगे, और दूसरे बुक में आप क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को आप क्या करेंगे, यहां से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या लेवल रहा है फार्मासिस्ट एग्जाम्स का, डिफरेंट जो भी आपके एग्जामिनेशंस होते रहे हैं। तो ये आपको बुक्स अगर चाहिए तो इनके लिए आपको जाना होगा जीडीसी क्लासेस ऐप पे, और एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर आपको इनसे रिलेटेड जाननी है तो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब हम लोग। ये हमारे केमिस्ट्री का पार्ट यहां पे होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, डैश टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है, मसल्स, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या फिर एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो आपका जो सबसे ज्यादा एबंडेंट है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, यही क्या होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है किसी एक ह्यूमन बॉडी में। सो सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहां से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू में आपके क्या होंगे, सबसे ज्यादा आपके आते हैं
कनेक्टिव टिश्यूज आपके आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फर्दर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका अदर नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो ल्यूकोसाइट्स इसको आप बोलते हैं क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs के नाम से। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इनको आप RBC के लिए यूज करते हैं, RBCs के लिए। जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के लिए यूज करते हैं। सो प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। सो सी ऑप्शन क्या होगा यहां पे आपका, प्लेटलेट्स के लिए यूज किया जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स WBC और RBC के लिए रेस्पेक्टिवली हम लोग यूज किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है या फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो आप ब्लड की बात करते हैं, ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है। डी ऑप्शन क्या होगा यहां पे, ब्लड के लिए हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखो जरा यहां पे भाई, आपके कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं आपके एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। तो आपके बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कहां पे आते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज के ही पार्ट होते हैं। और हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है किसी एक ह्यूमन बॉडी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन्स एक्सेप्ट, इनमें से सभी फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल हैं एक को छोड़ करके, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स या फिर पटेला। तो देखो आप बात करते हो स्कैपुला की, आप बात करते हो स्टर्नम की, आप बात करते हो रिब्स की, इसके अलावा आप बात करते हो स्कल के बोन्स की, स्कल बोन्स की। ये सभी आपके आते हैं कहां पे, फ्लैट बोन्स में आते हैं, ये आपके फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप बात करते हो अगर पटेला की, ये कहां पे आता है, ये सीसामॉइड बोन होता है, पटेला एक सीसामॉइड बोन में आता है। सो डी ऑप्शन क्या होगा यहां पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है फ्लैट बोन्स के लिए। बाकी स्कैपुला हो गया आपका, जिसको आप शोल्डर बोन्स बोलते हैं, स्टर्नम हो गया जिसको आप ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, और रिब्स हो गए जो रिब केज फॉर्मेशन करते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आपके फ्लैट बोन्स में आते हैं। इसके अलावा हमने बोला क्या, स्कल भी आता है, लेकिन पटेला एक सिज्मॉइड बोन का एग्जाम्पल होता है। देखिए यहां पे आपका पटेला एक सिज्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है, जहां आपका स्कल हो गया, रिब्स हो गए, ये आपका यहाँ पे स्टर्नम हो गया, और ये आपका बैक साइड में स्कैपुला हो गए, ये क्या होते हैं, आपके फ्लैट बोन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट बोन्स कितने हैं, 36 होते हैं भाई। स्टर्नम 1 हो गया, रिब्स में 24 हो गए, स्कल में आपको पता है 1 2 1 आपके यहां पे आ गया, फ्रंटल बोन 1 हो गया, पैराइटल बोन 2 हो गए, और ऑक्सीपिटल 1 हो गए। तो ये आपके स्कल के आपके आ गए, नेजल में आपके 2 हो गए, लैक्रिमल में 2 हो गए, और आपका वोमर में 1 हो गया, स्कैपुला के 2 हो गए। टोटल आपके बन के कितने आ रहेंगे, 36 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। आप इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, मींस जहां प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वही आपका क्या होगा, प्रोटीन फैक्ट्री हो जाएगी किसी एक सेल की। देखो जो लाइजोसोम्स होते हैं इनमें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सुसाइडल बैग्स होते हैं किसी एक सेल ऑर्गेनेल, ये आपका सेल का, और ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजेंस हैं ये आपका बेसिकली उनको किल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपकी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स वगैरह हो रहे होते हैं, और एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो राइबोसोम्स हैं यही आपका क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसी राइबोसोम्स में ही देखने को आपको मिलती है। क्लोरोप्लास्ट जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहां आपको क्या देखने को मिलता है, आपको यहां पे तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड फिनोमिना देखने को मिल रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसमें पिगमेंट्स होते हैं। तो आपका सेल ऑर्गेनेल नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो आपका राइबोसोम, दैट विद सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां पे दिया गया हुआ है राइबोसोम्स है, ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री मींस प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरियाज एंजाइम्स रिलीज्ड इनटू द सेल,
और इसलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बोला पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, और क्लोरोप्लास्ट आपका होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सो ये हो गए आपके मॉडल पेपर सेकंड से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये जो भी आपके क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।